राष्ट्रकूट वंश के बारे में बात की जाए तो राष्ट्रकूट वंश केवल अभी मध्य प्रदेश के संदर्भ में देख लेते, फिर इंडिया की हिस्ट्री के संदर्भ में देखेंगे प्रमुख शासक कौन कौन रहे और क्या उनकी रूपरेखा रही है। तो यहाँ पे मध्य प्रदेश के संदर्भ में देखा जाए कि राष्ट्रकूट शासक का क्या योगदान रहा है। इस वंश की नई शाखा थी जिसमें से 2 शाखाओं का संबंध मध्य प्रदेश से। कितनी शाखाओं का? 2 शाखाओं का। कौन कौन सी 2 शाखा? एक अचलपुर, कौन सी शाखा थी पहली? अचलपुर शाखा। राष्ट्रकूट की बात कर रहे हैं। राष्ट्रकूट वंश की एक शाखा थी जिसे कहा जाता है अचलपुर की शाखा। ठीक है, यह क्षेत्र कहाँ पर है? अचलपुर मतलब ये मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र आता है? बैतूल। लेकिन क्या ये केवल बैतूल में था? नहीं, ये महाराष्ट्र की सीमा से भी लगा हुआ था। महाराष्ट्र मतलब इस जो अचलपुर शाखा थी आपकी कौन सी? राष्ट्रकूट वंश की। कुछ अचलपुर शाखा में मध्य प्रदेश के कुछ भूभाग थे जिसमें से बैतूल प्रमुख रूप से, साथ में महाराष्ट्र के भूभाग भी इसमें शामिल थे। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना, इससे ज्यादा कुछ नहीं कि मध्य प्रदेश से संबंधित कौन सी शाखा है, तो आपको अचलपुर की शाखा और दूसरी शाखा होती है मान्यखेत के राष्ट्रकूट। मान्यखेत के राष्ट्रकूट। ठीक है, ये 2 प्रमुख शाखा है जिसका संबंध मध्य प्रदेश से था और यही मान्यखेत को हमें विस्तार से पढ़ना। ठीक है, मान्यखेत के राष्ट्रकूट को ही पढ़ना है, जिसके संस्थापक रहेंगे आपके कौन? दंती दुर्ग। दंती दुर्ग इसके संस्थापक हैं। दंतीगुप्त जहां पर मान्यखेत राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक हैं। ठीक है, और इनकी चर्चा मतलब ये इनके शासन की जानकारी हमें 2 क्षेत्रों से मिलती है। किनके बारे में? दंती दुर्ग जो संस्थापक है मान्यखेत के राष्ट्रकूट का, इनकी चर्चा में कहां से मिलती है? एक नीलकंठ क्षेत्र है, एक अमरावती क्षेत्र है। और ये अमरावती क्षेत्र बैतूल से संदर्भित है। अमरावती वैसे आपका महाराष्ट्र में आता है, ठीक है, लेकिन इसका बैतूल वाला एरिया नीलकंठ क्षेत्र मतलब जानकारी, इसके शासन की जानकारी 2 जगह से, एक नीलकंठ क्षेत्र, नीलकंठ क्षेत्र के बाद एक और क्षेत्र अमरावती क्षेत्र। और अमरावती क्षेत्र में बैतूल और छिंदवाड़ा का क्षेत्र किसमें आ जाएगा? नीलकंठ। यह नीलकंठ क्षेत्र कहां पर आपका? छिंदवाड़ा। जबकि अमरावती क्षेत्र बैतूल। इस जानकारी के प्रमुख स्रोत के रूप में आप इसका उल्लेख कर सकते हैं। ठीक है, अब इसी के बाद बात करते हैं दंती दुर्ग के बारे में। इनका मध्य प्रदेश से और क्या ताल्लुक है? ठीक है, दंती मध्य प्रदेश के संदर्भ में सारे पॉइंट बोल रहा हूं मैं। ठीक है, फिर हम सारे शासक कौन कौन से रहे राष्ट्रकूट में, उन सारे शासकों का रूपरेखा देख लेंगे। ठीक है, तो एक और उल्लेख मिलता है दंती दुर्ग के संदर्भ में कि दंती दुर्ग ने उज्जैनी पर आक्रमण कर गुर्जर प्रतिहार शासक जो नागभट्ट को हराया था इन्होंने, और विजय के उपलक्ष्य में नर्मदा की किनारे हिरण गर्भ दान में दिया था। ठीक है, हो गई जीवन। चलिए, तो दंती दुर्ग के बारे में क्या कहा जा रहा है कि जब इन्होंने उज्जैनी पर आक्रमण किया था तो गुर्जर प्रतिहार का एक शासक है जिसे कहा जाता है नागभट्ट, तो इस नागभट्ट को पराजित किया और जैसे ही विजय हुए दंती दुर्ग तो इन्होंने नर्मदा के किनारे हिरण गर्भ दान में दिया था। ठीक है, तो ये स्टोरी याद रखिएगा, लिख देते हैं यहाँ पर। दंती दुर्ग आक्रमण किया कहां पर? उज्जैनी। क्या नाम था? उज्जैनी। उज्जैनी, उज्जैनी। ठीक है, और यहाँ पर किसको पराजित किया? बाणभट्ट, बाणभट्ट की नागभट्ट? नागभट्ट को। और नागभट्ट कौन थे? गुर्जर प्रतिहार का शासक। तो नागभट्ट ये कौन है आपके? गुर्जर प्रतिहार शासक। ये जो नागभट्ट है आपका त्रिपक्षीय संघर्ष में भी इनका नाम आएगा। हम त्रिपक्षीय संघर्ष पढ़ेंगे तब त्रिपक्षीय संघर्ष में भी युद्ध की भी भूमिका थी इनकी। ठीक है, तो गुर्जर प्रतिहार के शासक नागभट्ट को दंती दुर्ग ने उज्जैन पर आक्रमण करके किसको पराजित किया? नागभट्ट को। और विजय कौन हुए? दंती दुर्ग क्या हुए? विजय। और इनको क्या किया है? पराजित किया। तो विजय के उपलक्ष्य में क्या किया उन्होंने? नर्मदा, नर्मदा नदी के तट पर क्या किया है? हिरण्य गर्भ, हिरण्य गर्भ दान में दिया।
ये भी स्टोरी याद रखिएगा, ठीक है। अब एक और राष्ट्रकूट के शासक आएंगे इसमें, जिनका नाम होगा ध्रुव। कौन सा शासक? राष्ट्रकूट का एक शासक है ध्रुव, जो त्रिपक्षीय संघर्ष में वत्सराज को पराजित करते हैं, ठीक है। त्रिपक्षीय संघर्ष में वत्सराज कौन है? ये गुर्जर प्रतिहार के शासक। देखते हैं आगे। तो राष्ट्रकूट का ही एक शासक होता है ध्रुव। ये ध्रुव त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेते हैं। और त्रिपक्षीय संघर्ष क्यों होता है? बताया था अभी थोड़ी देर पहले, कन्नौज पर अधिकार के लिए। कन्नौज पर अधिकार के लिए, ठीक है। और कन्नौज पर अधिकार क्यों? क्योंकि ये उपजाऊ क्षेत्र था। तो उपजाऊ क्षेत्र होने के कारण कन्नौज पर अधिकार करना चाहते प्रत्येक शासक, उसी के उपलक्ष्य में त्रिपक्षीय संघर्ष होता है। और त्रिपक्षीय संघर्ष में राष्ट्रकूट के शासक ध्रुव किसको पराजित करते हैं? गुर्जर प्रतिहार के शासक। त्रिपक्षीय संघर्ष में गुर्जर प्रतिहार के शासक कौन है आपके? वत्सराज। इन वत्सराज को क्या करते हैं? पराजित करते हैं। वत्सराज को पराजित कौन करता है? ध्रुव। ये भी ध्यान रखना आपको कि ध्रुव किससे क्या शासक को, गुर्जर प्रतिहार के वत्सराज के शासक को त्रिपक्षीय संघर्ष में पराजित करते हैं। और त्रिपक्षीय संघर्ष किससे संबंधित था? आपका कन्नौज पर अधिकार को लेकर तीन विभिन्न वंशों के मध्य या तीन प्रमुख राज्यों के मध्य होने वाला युद्ध। अब ये त्रिपक्षीय संघर्ष किन किन के बीच में होता है? एक तो मिल गया आपको यहीं पे राष्ट्रकूट, दूसरा गुर्जर प्रतिहार, और एक और बच्चा उनका नाम भी लिख देते हैं, जिसका नाम क्या है? पालसेन। पालसेन, ये आपका बंगाल में ही है, ठीक है। पालसेन। तो राष्ट्रकूट, पालसेन और गुर्जर प्रतिहार, इन तीनों ही राज्यों के मध्य त्रिपक्षीय संघर्ष होता है कन्नौज पर अधिकार के लिए, ठीक है। अब इसी का अगला शासक आता है आपका गोविंद तृतीय, गोविंद थर्ड। किसका? राष्ट्रकूट वंश का। हम एक एक करके बात कर रहे हैं। सबसे पहला है आपका दंती दुर्ग। दंती दुर्ग के बाद आपने ध्रुव की चर्चा की, एक क्रम से शासक है, ठीक है। वैसे ध्रुव के बारे में एक शासक और आते हैं जिसका नाम होता है कृष्ण प्रथम, ठीक है। कृष्ण प्रथम, जिसका मध्य प्रदेश से कोई संदर्भ नहीं है, तो सीधा हमने ध्रुव। ध्रुव के बाद में किसकी बात की है? अब जो बात करेंगे ध्रुव के बाद, जो कि होगा आपका गोविंद तृतीय। अब ये गोविंद तृतीय प्रतिहार के, कौन से? गुर्जर प्रतिहार। नाम अगर प्रतिहार बोला जाए, गुर्जर प्रतिहार बोले, बात एक ही है। नागभट्ट द्वितीय को फिर से हरा दिया। इसका मतलब अभी जो शक्तिशाली शक्ति चल रही है, जिसका प्रभुत्व चल रहा है, वो राष्ट्रकूट है। दंती दुर्ग प्रभावशाली, ध्रुव प्रभावशाली निकला। उसके बाद जो शासक आ रहा आपका गोविंद थर्ड, ठीक है। देखिएगा कैसे। आप लोगों को ये हिस्ट्री में पढ़ाया या नहीं पढ़ाया? जो राजीव पढ़ाया है हिस्ट्री में आप लोगों को ये चीजें? यस सर। पढ़ाया है ना, तो फिर सब चीज एकदम रिवीजन हो रहा होगा आप लोगों का फिर। यस सर। गोविंद तृतीय ने किसको पराजित किया? कौन सा शासक था? गुर्जर प्रतिहार का शासक का नाम था नागभट्ट द्वितीय, ठीक है। इन दोनों का युद्ध होगा वर्सेस नाग। ध्यान रखना, ये एरो यहाँ जा रहा है, इसका मतलब राष्ट्रकूट का शासक नागभट्ट। अभी इसके पहले तो नागभट्ट प्रथम था, अब नागभट्ट कौन आ गया? द्वितीय आ गया। इसको पराजित किया। और इसकी चर्चा कहां पर मिलती है? एक इंद्रगढ़ अभिलेख है। इन दोनों में से पराजित कौन होगा? नागभट्ट। और विजयी होगा कौन? गोविंद। और इसकी चर्चा कहां पर की गई है? गोविंद थर्ड और नागभट्ट द्वितीय, इन दोनों के मध्य जो युद्ध हुआ था, वो इंद्रगढ़ अभिलेख में इसकी चर्चा मिलती है। इंद्रगढ़ अभिलेख, ठीक है। अब एक शासक की बात करेंगे, आखिरी शासक जो होता है, आखिरी मतलब मध्य प्रदेश के संदर्भ में बात कर रहे हैं। इसका खास तौर पर ध्यान रखिएगा, बुंदेलखंड राज्य से संबंधित रहेगा। राष्ट्रकूट शासक है कृष्ण तृतीय। कौन सा शासक आपका? कृष्ण थर्ड। काफी प्रतापी शासक था ये भी, कृष्ण थर्ड।
ठीक है। और कृष्ण थर्ड के बारे में क्या कहा जाता है, एक साम्राज्यवादी शासक था। इनके बारे में अगर 2-3 बातें नोट करें तो साम्राज्यवादी शासक है, ठीक है। साम्राज्यवादी शासक होने के साथ इनके विषय में हमें ये जानकारी मिलती है, वो भी किससे, नीलकंठ अभिलेख से। नीलकंठ अभिलेख अभी पढ़ा था हमने, कहां से मिला है बताइए, नीलकंठ अभिलेख थोड़ी देर पहले ही चर्चा की थी। छिंदवाड़ा। वेरी गुड, छिंदवाड़ा लिखा है सभी लोगों ने कि बस देखे जा रहे हैं। छिंदवाड़ा अभिलेख, 2 अभिलेख की चर्चा की थी हमने, एक अमरावती और एक साथ में नीलकंठ। और ये बताइएगा किसकी जानकारी मिल रही थी यहाँ से, नीलकंठ और आपका अमरावती, जो 2 अभिलेख, 2 क्षेत्र थे, इससे किसकी जानकारी मिल रही थी। मान्यखेत के साथ नहीं, मान्यखेत की नहीं, वो तो राजधानी है मान्यखेत, ठीक है। मान्यखेत मतलब राजधानी, मान्यखेत जो राष्ट्रकूट जो वंश थे मान्यखेत से, इसका मतलब ये है कि जो दंती दुर्ग का शासन है मान्यखेत के राष्ट्रकूट से संदर्भित था। इसकी शासन की जानकारी का पता चलता है नीलकंठ से और अमरावती से, ठीक है। ऐसे है, दंती दुर्ग के शासन का पता चलता है, जो कि मान्यखेत के शासन, मान्यखेत के राष्ट्रकूट से संदर्भित है, ठीक है। तो अब देखिएगा, जो कृष्ण तृतीय की बात कर रहे हैं हम लोग, इसकी नीलकंठ अभिलेख से क्या जानकारी प्राप्त मिलती है कि बुंदेलखंड पर आधिपत्य स्थापित किया और साथ में मालवा के जो परमार शासक है सियक को हराकर इसने मालवा की राजधानी पर कब्जा किया, ठीक है। पूरी बात ध्यान रखिएगा, नीलकंठ अभिलेख से और नीलकंठ अभिलेख आपको पता ही कहां पे, ये छिंदवाड़ा, ठीक है। नीलकंठ अभिलेख से क्या पता चल रहा है कि इन्होंने, या फिर इस अभिलेख में जानकारी मिलती कि बुंदेलखंड पर आधिपत्य स्थापित करने के उपरांत, कहां पर, बुंदेलखंड, बुंदेलखंड पर अधिकार किया। उसके बाद किस शासक को पराजित किया, मालवा के परमार शासक कौन थे, सियक, सियक, ये कौन है, मालवा के परमार शासक, इनको क्या किया, पराजित किया। किसने, कृष्ण द्वितीय ने, सॉरी कृष्ण तृतीय ने सियक को पराजित किया और पराजित करने के उपरांत राजधानी पर कब्जा कर लिया। किसकी राजधानी पर, परमार वंश की राजधानी पर, ठीक है। कौन सी राजधानी थी परमार की, धारानगरी, वहां पर अधिकार स्थापित कर लिया कृष्ण तृतीय ने। इसका मतलब मालवा को भी किसका आधिपत्य हो गया, राष्ट्रकूट का। इसलिए राष्ट्रकूट को भी मध्य प्रदेश के गुप्तोत्तर काल में पढ़ा जाता है, ठीक है। अब चालुक्य वंश के बारे में एक चीज आपको ध्यान रखना है, चालुक्य के बारे में, जो कि पुलकेशिन द्वितीय की चर्चा हम पहले भी किए थे। बस पुलकेशिन द्वितीय वो मध्य प्रदेश से संदर्भित है कि चालुक्य का प्रतापी शासक था आपका पुलकेशिन द्वितीय, ठीक है। मूल शासन क्षेत्र की अगर बात करें कि चालुक्य आखिर में केवल क्षेत्र कहां पे था इसका, तो मध्य प्रदेश में इतना विस्तार नहीं दिखाई देता है, लेकिन बस युद्ध के कारण इसको चालुक्य वंश को मध्य प्रदेश में भी पढ़ा जाता है। लेकिन इसके क्षेत्र, शासन क्षेत्र की बात करें तो ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना क्षेत्र तक सीमित है। कहां पर, आपका आंध्र प्लस तेलंगाना, इन दोनों क्षेत्र तक कहां तो कहां सीमित है किसका, चालुक्य वंश का शासन। लेकिन पुलकेशिन द्वितीय के बारे में कहा जाता है कि पुलकेशिन द्वितीय, अच्छा पुलकेशिन द्वितीय ने किसको पराजित किया, नर्मदा नदी के तट पर, और वो किस अभिलेख में इसकी चर्चा मिलती है, तीनों बातें की हम चर्चा कर चुके हैं। ऐहोल अभिलेख पर हर्षवर्धन को पराजित किया। ऐहोल अभिलेख किसका है, रवि कीर्ति। रवि कीर्ति। ये बात ध्यान रखना आपको, रवि कीर्ति का ऐहोल अभिलेख, ऐहोल प्रशस्ति अभिलेख, और इसी ऐहोल प्रशस्ति अभिलेख में पता चलता है कि जो चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय है, इस पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा नदी के तट पर किसको पराजित किया, आपका हर्षवर्धन को पराजित किया, ठीक है। और इस प्रकार से हर्षवर्धन के दक्षिणी विस्तार पर क्या लगा दी, पाबंदी लगा दी, मतलब रोक लगा दी। और खुद को चालुक्य, जो पुलकेशिन द्वितीय है, स्वयं ने परमेश्वर की उपाधि धारण कर ली। क्लियर हुआ। ये तीनों बातें किससे, ये तीनों वंश के बारे में छोटी सी जानकारी हमने देखा है। और यदि आपको चालुक्य राष्ट्रकूट वंश के बारे में और शासकों की जानकारी लेना है कि और शासक कौन कौन से रहते हैं, ठीक है, इसमें एक अमोघ वर्ष शासक आता है, किसमें, राष्ट्रकूट में, ठीक है। इंडियन हिस्ट्री में पढ़ेंगे, एमपी की हिस्ट्री में नहीं। राष्ट्रकूट का एक शासक होता है अमोघ वर्ष, ठीक है। अब अमोघ वर्ष के बारे में कहा जाता है कि इसने
प्रसिद्ध रचना थी कन्नड़ भाषा, कन्नड़ की रचना थी कन्नड़ भाषा में, उसका नाम था कवि राजमार्ग। इसमें एक शासक ही कौन सा? अमोघ वर्ष, ठीक है। और इसने कन्नड़ भाषा में, ठीक है, कन्नड़ भाषा में रचना की है और उसका रचना का क्या नाम हो जाएगा? कवि राजमार्ग, ठीक है, कवि राजमार्ग। इसकी रचना की है और रचनाकर्ता कौन है? अमोघ वर्ष। किस वंश से संबंधित है? राष्ट्रकूट वंश से, ठीक है। अब बाकी में आपका अगला वंश हम कौन कौन से पढ़ेंगे, वंश के सिर्फ नाम लिख रहा हूँ, जिसकी चर्चा हम कल की क्लास में करेंगे। और ओहो क्या हुआ ये, आप लोगों को आवाज आ रही है कि यार? जी आ सर। रही है सर। यहाँ से वीडियो कहाँ चला गया? चलिए दिख गया, ठीक। हमें लगा कि वीडियो शायद कट हो गया, नहीं हुआ, मिनिमाइज हो गया था, ठीक है। चलिए अब मैं यहाँ पे वंशों के नाम लिखूंगा, सिर्फ उन वंशों के नाम लिखने के बाद कल इसलिए लिखा हूँ, कारण क्या है कि आप लोग कल पढ़कर आएंगे उन चीजों को आपकी इंडियन हिस्ट्री में, ठीक है। आपका रिवीजन भी होगा, प्री की तैयारी भी होती जाएगी, ठीक है। फिर आप लोगों को शायद मैंने जहां तक हो सकता है भूगोल के तो क्वेश्चन प्रोवाइड किए मैंने, लास्ट के जो भी 12 वर्षों में जो भी क्वेश्चन पूछा गया है ग्रुप में मैंने शेयर किया था, सेम वैसे ही मैं आपको हिस्ट्री का भी शेयर करूंगा। पूरी इंडियन हिस्ट्री हो उसमें, चाहे एमपी का हिस्ट्री हो, लास्ट ईयर में कितने क्वेश्चन पूछे गए उससे संदर्भित वो सारा उसका एक पीडीएफ शेयर करूंगा। उससे आप ये अनुमान लगाएंगे कि आपकी कौन कौन से आपसे क्वेश्चन बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं, पुराने क्वेश्चन, ठीक है। तो एक रिविजन के तौर पर हो जाएगा वो भी। तो साथ में आप एमपी की हिस्ट्री के साथ में इंडिया की हिस्ट्री भी पढ़ते चलिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे मध्य प्रदेश में राजपूत काल। मध्य प्रदेश में राजपूत काल, क्योंकि राजपूत काल कहने का मतलब है कि इसमें आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन कौन से वंश इसमें राजपूत काल के अंतर है। जैसे कि गुर्जर प्रतिहार वंश, पहले नंबर पर गुर्जर प्रतिहार वंश, ठीक है। गुर्जर प्रतिहार वंश के बाद में इसमें आएगा आपका दूसरा कलचुरी वंश, ठीक है। कलचुरी वंश के बाद इसी में आएगा आपका परमार वंश, मालवा के परमार वंश, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, मालवा के परमार वंश, ठीक है। गुर्जर प्रतिहार, कलचुरी, मालवा के परमार वंश। बताइए बुंदेलखंड में कौन सा है? चंदेल वंश। मध्य प्रदेश की आधा इतिहास तो यहीं पे दिखाई देता है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन होता है, फिर यहाँ से होता है, फिर यहाँ से होता है। ये तीन तो प्रमुख वंश है, ठीक है। और इसकी चर्चा हम अभी तक कुछ शासकों की करते हुए आ रहे थे कि गुर्जर प्रतिहार के इस शासक को राष्ट्रकूट के इस शासक ने पराजित किया, और त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन कौन भाग ले रहा है। जैसे कि ध्रुव ने वत्सराज को पराजित किया, जबकि गोविंद दत्त ने किसको किया था? भूल गए। नागभट्ट सेकेंड। हाँ जी, नागभट्ट सेकेंड। ठीक है, हाँ तो ध्यान रखना है। तो वो जो शासक की चर्चा की है फिर से यहाँ पे चर्चा हो जाएगी, कौन किससे पराजित हो, यदि इनमें से किसी शासक ने किसी दूसरे को पराजित किया तो वो भी देख लेंगे। तो ये चार प्रमुख वंश के बारे में सरसरी नजर से आप इंडियन हिस्ट्री में जरूर पढ़ जाइएगा, बाकी चर्चा हम कल की क्लास में करेंगे चारों वंशों के बारे में, ठीक है। और जैसे आपका ये राजपूत काल फिनिश होगा, फिर एक कल वाला वीडियो ही कल पर आएगा, तो सेकंड पार्ट, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में ये हो जाना चाहिए, नहीं हुआ तो सेकंड पार्ट में करेंगे, नहीं तो परसों की क्लास में कुछ छोटे छोटे वंश है मध्य प्रदेश के प्राचीन काल से संबंधित वो पढ़ेंगे, और सीधा हम इंटर कर जाएंगे कहाँ पर? आपका मध्य प्रदेश का जो मध्यकालीन इतिहास है, उस मध्यकालीन इतिहास में इंटर कर जाएंगे, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, आप सभी लोगों को थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट बोलो।